किसी कवि ने कहा है कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाऊंगा, ताज अगर बन जाए मगर मुमताज कहाँ से लाऊंगा। दूरदर्शन रिपोर्टर की टीम इस समय आगरा में है। वही आगरा जो पेठे के लिए मशहूर है, वही आगरा जो अपने चमड़े के काम के लिए मशहूर है, वही आगरा जो ताजमहल के लिए मशहूर है, दुनिया के अजूबों में जो शामिल है, उसी आगरा में आज हम खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो आम चुनाव हो रहे हैं उसमें आम जनता की क्या राय है, आम जनता क्या चाहती है, उसके मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ इन 70 सालों में पूरा हुआ, क्या कुछ बाकी रह गया, आगरा को कहाँ पहुँचना था अभी वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, या कि सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुँची कि नहीं पहुँची, इन सब पर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं अपनी एक रिपोर्ट। ताज नगरी के नाम से मशहूर आगरा ने सियासत में पेठे की मिठास लगभग हर बड़े दल को चखाई है, सिवाय बीएसपी के। बीजेपी पर ताज नगरी का भरोसा इस कदर रहा है कि सियासी रण में एक दो नहीं बल्कि पूरे आधा दर्जन बार बीजेपी प्रत्याशी के सिर सजा है जीत का ताज। इस बार बीजेपी आगरा से लगातार चौथी बार जीतने की कोशिश में है। बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने जूता कारोबारी सुरेश चंद्र कदम को दिया है टिकट। बीएसपी ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद रही सत्या बहन की बेटी पूजा अमरोही को दिया है टिकट। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस संसदीय सीट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने यूपी में अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आगरा से ही की थी। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने भी अपने प्रचार की शुरुआत आगरा से ही की है। आगरा को एससी और मुस्लिम वोटरों का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने तमाम जातीय समीकरणों को दरकिनार कर जीत की ही हैट्रिक लगाई है। आगरा में करीब 3.25 लाख वैश्य वोटर हैं, जबकि एससी वोटर 2.5 लाख से ज्यादा हैं। वहीं मुस्लिम वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या भी 3 लाख से थोड़ा ही कम है। आगरा का रण ऐसा है जिसमें हर पार्टी विजय पताका फहराना चाहती है। कभी एक्टर राज बब्बर ने यहाँ समाजवादी पार्टी के टिकट से 2 बार लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2009 से समाजवादी पार्टी यहाँ जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। हालांकि वो जातीय समीकरण के दम पर अक्सर दूसरे नंबर पर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आगरा से जीत का दम भर चुके हैं। यहाँ पर भी 30 से चढ़ के चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे अच्छे वोटों से जीत करके जा रहा है। मुझे याद है जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की यात्रा आई थी आगरा में, मैं अपने सभी नेताओं का और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जिस समय यात्रा आगरा से होकर के आगे जा रही थी, सबसे ऐतिहासिक स्वागत अगर कांग्रेस पार्टी का यहां पर किसी ने किया था तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर के स्वागत किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हवा और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन गया। आगरा के सियासी रण में हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। सियासत में आगरा दूरी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती। ऐसे में देखना ये भी है कि आगरा की जनता क्या चौथी बार बीजेपी को ताज पहनाएगी या फिर समाजवादी पार्टी का 2 दशक का इंतजार होगा खत्म। ये आगरा की धरती है और यहाँ पर अगर हम कहें तो काफ़ी क्रांतिकारी धरती रही है। और जिस मैदान में मैं खड़ा हूँ उस मैदान में भगत सिंह, सुखदेव, इन सब की प्रतिमाएं लग रही हैं और उनको सम्मान दिया जा रहा है। तो उन्हीं क्रांतिकारी विचारों और भावों से प्रेरित होते हुए हम भी आज बातचीत की शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ पर क्रांति की एक झलक मिले। हमारे साथ आपका क्या नाम है? गोविंद पारासर, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष। गोविंद पारासर जी हैं जो धारा 370 हटने के पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराने गए थे और उस तिरंगे फहराने की वजह से इनके ऊपर इनके पेट के अंदर इतनी गोलियां पड़ी और उसके साथ में एक गोली आज भी इनके पेट में मौजूद है। इनका अनुभव भी जानेंगे और 370 जब हट गई तब क्या ये महसूस करते हैं इस बात को भी जानेंगे। उस घटना का भी बयान करें और धारा 370 के हटने की भी बात करें।
जब मैं 2014 में गया था श्रीनगर में, हमने समझा था कि श्रीनगर भी एक भारत का अंग है, क्यों ना वहाँ पे घूमने जाएं या अपना झंडा जो तिरंगा है, जिस देश के तिरंगा है जिसके नीचे पूरा देश आता है, सारे लोग आते हैं, उस तिरंगे को लेकर मैं श्रीनगर गया था। वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उन्होंने मुझे गिरफ्तार करा लाल चौक से, और वहाँ पे एक कोटीबाग थाना है, वहाँ पे मुझे रखा। जो सारी हदें एक आतंकवादी को दी जाती हैं वो मुझे हदें पात की। मेरे ये सोचो कि आज मैं जिंदा हूँ, पता नहीं किस वजह से, नहीं मुझे तो मरा ही छोड़ दिया था। वहाँ की आर्मी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनकी नज़र पड़ी और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ, इसके लिए मैं वहाँ की आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अब जब से मतलब 370 उठी है तब से बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे पर्यटक भी जा रहा है, और ऐसा अब वहाँ पे इतना भय नहीं है जो 2014 में भय था। वहाँ पे कोई भी तिरंगा या भगवा या कुछ नहीं ले जा सकते थे। अब आप भगवा भी ले जा सकते हो और झंडे भी ले जा सकते हो, वहाँ पे अब इतना डर नहीं है। इससे हमें बहुत मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया कि 370 हटी और श्रीनगर भारत को सौंपा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कई कार्यकारी काम भी आपने किए हैं, उसके बारे में बता दें। या आगरा की वो समस्याएं, बीते 10 सालों में मोदी की सरकार रही है, इस मोदी की सरकार में क्या मोदी जी की सरकार में वो समस्याओं का समाधान हो पाया? जनता की अपेक्षाओं पे मोदी सरकार खरी उतर पाई या कि नहीं? नहीं, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने बेहतरीन, वैसे तो कई कार्य ऐसे किए हैं, लेकिन आगरा के लिए जो चीज़ चाहिए थी, जैसे आगरा की पहचान जो ताजमहल से होती है, जहाँ से विदेशों से पर्यटक आते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की ज़रूरत थी, वो नहीं दी। हमें स्टेडियम की ज़रूरत थी, वो नहीं दी। ये इसके लिए मोदी जी पहले बोल के भी गए थे, लेकिन इन चीज़ों पर भी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पहचान है वो आगरा से होकर गुजरती है। आप कहीं भी कितना भी विकास करिए, लेकिन आगरा को भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि आगरा में आप पैठा भी व्यवसाय बढ़िया है, जूते चप्पलों का भी काम बेहतरीन है, ताजमहल के लिए भी लोग जाने जाते हैं। लेकिन जब विलुप्त तो होता जा रहा है, ताजमहल देख के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो व्यापार है वो ठगा सा महसूस रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितना है वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, DD1 के माध्यम से मोदी जी तो एक ही बात पहुँचाऊँगा, थोड़ा आगरे पे ध्यान दें कि आगरा का विकास, आगरे के लोगों को रोजगार की ज़रूरत है। ये रोजगार मिलेगा तो आगरा को बहुत अच्छा वो लगेगा। और जैसे यहाँ के 9 विधायक, 2 सांसद, ये खाली बेशक मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इनसे अपेक्षा नहीं मिल पाई। जो इनको काम करने चाहिए थे वो काम नहीं, ये मोदी योगी के बापे इतना बेहतर वो कर रहे हैं, लेकिन काम इतना दिखाया नहीं। जो इन्हें दिखाना, थोड़ा थोड़ा भी दिखाते तो आज ये हमारा आगरा बेहतरीन आगरा होता। यहाँ पे पता नहीं बाहर बाहर के लोग, विदेशों के तो आते हैं, लेकिन इंडिया के ही आगरा में लोग घूमने नहीं आ पाते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका देश का प्रधानमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कहता है वो करता नहीं। तो इनकी बात है, जो कहना है वो करना नहीं, और जो करना है वो दिखाना नहीं। इनकी कथनी, करनी और देखने में तीनों में अंतर है। मैं उस वहाँ का रहने वाला हूँ जो विदेशों में, इंडिया में, यूपी में आगरा में ताजमहल बना हुआ है, और ताज के ठीक पीछे साइड में मैं रहता हूँ। योगी जी आज से 4 साल पहले आए, अखिलेश जी की योजना थी, 22 करोड़ की मंजूरी थी, 17.5 करोड़ रह गया, उस चौक में आए, आज 4 साल आयु हो गए, लेकिन वहाँ का क्या हालत है आप देखेंगे। सफ़ेद हाथी बना के रख दिए गए हैं, लाइट जली नहीं, नालियाँ बनी नहीं, उद्घाटन फोटो करा गए। और यहाँ तक एक कार्यक्रम के 2 बार उद्घाटन हो रहा है। पहले योगी जी उद्घाटन कर गए, दोबारा अभी उनके द्वारा प्रत्याशी बनाए गए SP सिंह जी, वो उद्घाटन कर रहे हैं। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। जनता के बीच में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, जनता के छोटे स्तर से लोगों को किसी बात की परेशानी, नल, बिजली, जो भी है सब कुछ मिल रहा है। कहने को विपक्ष कुछ भी कह सकता है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, लेकिन जनता को इस बात से किसी बात की परेशानी नहीं है। आगरा की जो बुनियादी सुविधाएं, आगरा पूरी दुनिया मशहूर एक जगह है, तो यहाँ पे आपको लगता है कि क्या बुनियादी सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ से अधिक रोजगार, अधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पैदा हो? बात कहने का मतलब ये है कि सुविधाएं तो सब हैं, केवल सुविधा नहीं है तो सरकारी नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं। बाकी सारी सुविधाएं जैसी भी प्राइवेट जो भी लोग कर रहे हैं, सर के कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों पर अंकुश लगा हुआ है। सरकारी नौकरी अगर अंकुश हट जाए तो लोगों को नौकरी सरकारी मिले, मतलब रोजगार की समस्या है। जी हाँ। नागरिक, देश का मजदूर, देश का पिछड़ा वर्ग, देश का स्वर्ण वर्ग, देश का OBC वर्ग, जितनी जाति और धर्म है, सबके लोग किस प्रकार से अपना जीवन जीते रहे, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो। जब उन्होंने ये देखा कि ऐसे भी गांव मिले जहां की महिलाएं आज भी किसी कुएं से पानी नहीं पी सकती,
आज भी ऐसे भी लोग थे कि जो बड़े आदमी के सामने चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे, नंगे पैर रहते थे, जिन्हें राहुल जी ने चप्पल मंगा के पहनाई कि आप चप्पल पहनिए। मैं प्रशासन से सवाल करता हूं कि चप्पल क्यों उतरवाई जाती है किसी बड़े आदमी के आगे। ऐसे भी गांव मिले। राहुल जी ने जब देखा कि वहां पर जो है इतना बेरोजगार था कि रोने लगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब वादे पूरे होने चाहिए। मैं स्वागत करते हैं, राम मंदिर बना, कोर्ट के आदेश पे बना। अगर कहीं भी कोई बनती है कोर्ट के आदेश पे बनेगी, हम स्वागत करेंगे। कोई मुसलमान भारत का विरोध नहीं करेगा, लेकिन झूठी अफवाहों का, झूठी बातों का, इनके झूठे वायदों का हम विरोध करेंगे और करते रहेंगे। अभी हम मेरे भाई साहब ने बोला है, यही कहते थे कि बीजेपी आएगी, मंदिर कब बनाएगी। अब मंदिर बना दिया तो ये तो अब फूके हुए कारतूस हैं, क्योंकि ये चाहते हैं दंगे, ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करना, ये चाहते हैं कि देश में फिर पहले जैसा माहौल हो कि बम फेंक जाएं और भाग जाएं। अब तो जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में है, आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि क्रॉस कर जाए, कि उसका बाप मोदी बैठा है। तो इनकी ये बात तो चल नहीं रही है। और रहे राहुल बाबा, तो राहुल बाबा की सुन कौन रहा है। और हम तो 10 साल थे, इनको सत्ता से क्यों बाहर किया जब इतने बेहतरीन कार्य कर रही थी कांग्रेस। तो क्यों करा इनको? क्यों इन्होंने देश में आतंकवाद और ए से लेके जेड तक भ्रष्टाचार किया। ये इनको तो राहुल बाबा को खुश करने का वो है, तो राहुल बाबा तो खुश नहीं होगा। अब की जो थी वो जीरो पे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी नहीं, देश में पूरे विश्व में मोदी जी की जय जयकार हो रही है। हम पहले भी 300 से ऊपर लाए, अब की हम 400 प्लस लाएंगे। ये देखते रह जाएंगे। अब की जो थोड़े बहुत भ्रष्टाचारी बचे हैं वो भी अंदर होंगे, चाहे वो केजरीवाल हो और तुम्हारे राहुल बाबा अब भी जमानत पे बाहर है कि नहीं। हमारा कोई नेता हो जमानत पर तो बताएं, एक आध मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो बताएं जी, हमारे पास लाए। अब एक मोदी जी पूरे देश को लेके चले, कोई भी हमारा एक भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, या जब से मोदी जी बैठे एक भी आतंकवाद हुआ हो तो बताओ, कोई भ्रष्टाचार में फंसे हो तो बताओ। इन चीज़ों से तो कोई मुद्दा नहीं है। फालतू की बात करा लो कि ये हो गया वो हो गया। नहीं, पहले तो ये टाटा बिल्ला थे सारे लोग, अब मोदी जी आ गए तो बेरोजगार हो गए। पहले तो ये टाटा बिल्ला थे, लर बांधते थे, इन पर रोजगार थे। अब मोदी जी आने के बाद इन पर सब चीज़ खत्म हो गई। सरकार बड़ा जोर देती है कि मैंने महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के बड़ा काम किया है। आप क्या महसूस होता है? बिल्कुल काम किया है, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ और मैं ही बहुत ही खुश हूँ कि मेरे बच्चे दोनों जॉब वाले हैं, आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं। आज तक कोई वाकया नहीं हुआ, जबकि इससे सपा राज्य में और राज्य में मैंने बहुत ऐसी खबरें पढ़ी है जो कि पढ़ने में भी शर्म आती थी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि नारियों की बहुत ज़्यादा सुरक्षा की, क्योंकि जगह जगह आप देखते हैं पुलिस वाले की गाड़ी लगी रहती है, उनको देख के लगता है कि चलो हम सुरक्षा कर रहे हैं। अगर बुनियादी सुविधाओं की आगरा में बात करें, डेवलपमेंट की बात करें या महिला सशक्तिकरण की बात करें, उस दिशा में सरकार ने आप क्या काम किया है? सबसे पहली बात है कि भयमुक्त, हमारा जो आगरा है भयमुक्त है। आगरा ही नहीं, मैं एक प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ, मैनपुरी भी गई। दोनों तरफ झाड़ियों के बीच से जब मैं चलती हूँ तो इतना आनंद आता है। वहाँ के लोग भी इतना सुरक्षित महसूस होते हैं, लड़कियाँ खेल रही होती है, महिलाएं बाहर बैठी होती हैं। इससे पहले ये माहौल नहीं था, बिल्कुल खौफनाक माहौल था, लेकिन आज बहुत ही भयमुक्त माहौल है। आप प्रोफेशनल सिंगर हैं तो मोदी जी के लिए कुछ 2 लाइन गाएंगे क्या? बिल्कुल। जी बता दें। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बड़ा अच्छा लगा मुझे, दीदी ने कहा भय मुक्त। अगर यही भय मुक्त है तो प्रधानमंत्री जरा खुले में आके दिखा दें, मुख्यमंत्री जी खुले में आके दिखा दें। उनको खुद डर है। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा का डर करता है तो जनता की क्या भय मुक्त होगा? उसका प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा की उसमें जिम्मेदारी होती है। और कल वो जब नहीं होंगे तो आपकी तरह वो भी आकर के यहाँ पर खड़े होंगे। ऐसे खड़े होकर बिना। मेरा नाम चेतन वर्मा है, मैं आगरा से हूँ। और आगरा की ये लोग बात कर रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। पहली बात तो आप गड्ढा देखिए, आज पहले गड्ढा युक्त रहता था हमारा रोड, आज गड्ढा मुक्त दे। कहीं भी चले जाइए, जहाँ जहाँ पे गड्ढे पहले हमको जाने में 1 घंटा लगता था, आज आप अलीगढ़ चले जाइए, पहले अलीगढ़ बिल्कुल रोड टूटे फूटे रहते थे। आज जो अलीगढ़ का रास्ता 3 घंटे का रास्ता था, आज वो 2 घंटे या 1.5 घंटे का रह गया है। मुद्दा बहुत तेजी से तैरता है कि रोजगार, नौजवानों, आप नौजवान हैं, रोजगार की बड़ी कमी। आज रोजगार की बात कर रहे हैं तो लोग, एक बात बताइए, कोई भी इंसान से गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता है, गवर्नमेंट जॉब्स, सब हर इंसान गवर्नमेंट जॉब करेगा तो आदमी दैनिक जिंदगी कब जिएगा। आप देखिए आज 108 बिलियनियर्स हैं इंडिया में, जो कि इतने साल में क्या कहते हैं 2014 से पहले से क्या कहते हैं मात्र 70 से क्या कहते हैं आपके 70 से 80 होंगे, आज 108 या 200 का बिलियनर बन चुके हैं। इंडिया जॉब मेकर हो गई है।
आप हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। लोग गवर्नमेंट जॉब हल्ला करते रहते हैं। एक बात खुद बताइए कि कोई इंसान 5 साल के लिए बच्चा अपना जिंदगी, जिसके घर वाले कुछ नहीं चलता था पहले से, IAS बनने के लिए भेज दिया, तैयारी करने दिल्ली भेज दिया। मैं खुद UPSC के एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है। आप जब वहाँ पर जाते 5 साल के समय देते हो, 5 साल के समय देने के बाद आपको क्या होता है, आपकी जॉब नहीं लगी, 5 साल खराब। वो गोल्डन पीरियड होता है बच्चे के लिए। अगर वो वही टाइम को अगर किसी प्राइवेट नौकरी में देगा तो वही 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा फीस पे। जी अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं भैया, देखिए साहब, व्यक्तिगत कमेंट मैंने नाम नहीं लिया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन भैया से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने, अरे उसको कटिंग करी, इसमें गिरफ्तार हो जाओगे अभी रिवर में थाने में। राहुल के इस बयान को कह दो, लाओ मैं रिपोर्ट लिखाता हूँ तुम्हारे खिलाफ। राहुल गांधी कहते हाँ, हैं क्या आलू डालो इस कुत्ता लगाइए, मैं रिपर में FIR कराऊंगा इनके नाम से। बहुत कटिंग करके आपने मैं बात रख रहा हूँ ये भाई। अरे चुप रहो तुम, झूठ पर वादा रहते हैं। हम पड़ोस की ही बात करते हैं फिरोजाबाद में। तो ये कहते हैं नहीं कि सपा शासन में नहीं था क्या, हाई स्कूल इंटर में लड़कियां पास नहीं हो रही थी, महिला कॉलेज बंद हो गए थे क्या? फिरोजाबाद में जिस गुंडे के नाम से वहाँ के लोग कांपते थे, आज वो केले बेच रहे हैं। वो गुंडा केले बेच रहा है। भाई साहब थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा नाराजगी हो जाते हैं। आपसे बड़े हैं, आपको इज्जत नहीं, मैं तो इज्जत कर रहा हूँ पूरी भाई साहब की, पूरी इज्जत है। क्योंकि हमको मोदी ने ये सिखाया है कि FIR करा दूंगा, ये करा दूंगा, गुंडागर्दी हमको नहीं सिखाई है। हमको ये देखिए, अभी आप देखिए, मैंने नाम किसी पार्टी के नाम नहीं लिया। थोड़ा विषय बदलते हैं, थोड़ा विषय बदलने की कोशिश। 2-3 चीजें हैं। अगर आप महिला हैं तो पहली चीज तो यह है कि महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, और दूसरी बात ये करती है कि महिलाओं की सुरक्षा की। दोनों मुद्दों पर सरकार कहां तक खरी उतरी है और कितना सशक्तिकरण हो पाया है आपका? मतलब जैसे दिल्ली में है कि ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो यहाँ आगरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, दिल्ली में इतना सुविधा दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए वो जाए, आराम से वो बस से चले जाते हैं। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं अभी आया है। तो बस फ्री हो जाने से सशक्तिकरण थोड़ी ना हो जाए। मतलब थोड़ा तो डेवलपमेंट, मतलब ये है ना कि थोड़ा तो पैसे बचेगा लड़कियों का। अपना हिसाब है, वो सोचती है भाई दिल्ली सरकार के पास है, उन्होंने नहीं दिया, इधर वाली सरकार देगी, आज नहीं दे रही कल देगी। इससे ये मतलब थोड़ी है कि वहाँ पे पैसा मिल रहा है, वहाँ पे बस फ्री है, यहाँ फ्री नहीं है, राजस्थान में फ्री है। तो ये थोड़ी यूपी गवर्नमेंट, सबकी गवर्नमेंट है, अलग अलग काम करती है। सुरक्षित कौन नहीं है? सब महिला सुरक्षित है। रात के 1 बजे भी घूमती है, जेवर पहन के जा रही है। आज तक तो एक भी नहीं लुटी हो तो पेपर में आ जाता ना, लुट गई साहब। असंतोष बताइए। अरे असंतोष कहीं नहीं है साहब। प्रोग्रेस स्लो है, स्लो ही रहेगी। हमारे यहाँ का कल्चर स्लो है, डेवलपमेंट इतना फास्ट नहीं है। कम अगले 10 साल या 20 साल को 4 साल या 5 साल में बना सके, हमारे यहाँ का ऐसा कोई कल्चर नहीं है। कुछ कंट्रियों में हुआ है, वो 100 साल की प्रोग्रेस उन्होंने 20-20 साल में कर ली। हमारे यहाँ नहीं होना है, ना हो पाएगा इतना फास्ट। तो मतलब हमारी अपनी कहीं न कहीं कमजोरी है कि जो प्रोग्रेस हमारी 20 साल वाली 4 साल में होनी चाहिए थी, वो 20 साल लगते हैं हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी ग्रोथ वही है, 4%, 3%, 2%, 2.5% की हमारी ग्रोथ है। हम वहीं पर स्टैंड हैं। देखो, ये तो कहने वाली बात है कि रोजगार नहीं, तो करने वाले की रोजगार बहुत है। वो ढूंढे तो सही उसे। अब घर बैठे बैठे इंसान सोचे कि काम नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है भाई। जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं, 100 लोगों से मिलोगे नहीं, तो काम कहाँ से मिलेगा बताइए। इस बार भी बीजेपी जीतनी है। यही क्या बोलोगे तुम? मेरा नाम आकाश जैन है। इस बार भी मोदी सरकार आएगी। काहे आएगी भाई? क्यों आएगी? जनता कह रही है, जनता के ऊपर है। तो जनता के लिए किया क्या ऐसा? जनता खुश है मोदी सरकार। किस बात के लिए खुश है? हर चीज से खुश है मोदी सरकार से। हर चीज में 2-4 चीज बता दीजिए। हर चीज से। बहन बेटी रात को जल्दी 8 बजे पहले गुंडागर्दी चलती थी सपाई सरकार में, कांग्रेस सरकार में। तो इस बार भी 140 करोड़ की जनता सबको मालूम है मोदी सरकार आई है 400 पार। पहले लोग औरतें 8 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी, आज औरतें 8 बजे के 12-2 बजे घूमती हैं। ये पोया घाट एक जगह है आगरा में, वहाँ पर मैंने देखा है कि अंधेरा था। मैं कब 3-4 दिन पहले की बात वाकया बता रहा हूँ कि वो अंधेरे में जा रही थी गाँव में, अकेला बिल्कुल। तो वो देख के खुशी होती है। आजकल क्लब चल गए रात रात को 12-12 क्यों चल पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ सुरक्षा है। पहले क्या लोग लड़के निकलते थे 8 बजे पहले, उनको लगता था कि उनको भूख उठा के ले जाए, कोई उनका अपहरण कर ले, क्यों किडनैप भी ना हो जाए उनकी। आज कोई भी क्या कहते हैं आपका बदमाश है, गुंडा है, वो सब पहले सोचता है कि यार मैं इसको उठाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, फिरौती मांगूंगा, योगी बाबा आएंगे और घर तोड़ के चले जाएंगे। यहाँ तो मेरा घर क्या, यहाँ पर मैं क्या चले जाऊंगा, मेरा पूरा घर चले जाएगा। तो आज किसी गुंडे बदमाश किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आज बिल्कुल ही किसी बेटी पे हाथ डाले। किसी आदमी कानून का राज है भैया।
आज ऐसे नहीं को आपको फील्ड पे लोग दिख जाएंगे। आज मार्च करती है पुलिस। बुनियादी सुविधाओं की जो बात है वो तो प्रत्यक्ष रूप से हर जगह दिखाई दे रहा है आपको कि डेवलपमेंट हो रहा है और आगे भी होगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अब विषय आता है कि देश विकसित किन कारणों पे होगा। देश विकसित होगा सबसे पहले उसकी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, जब तक कोई देश सुरक्षित रह नहीं सकता है। अब आप विपक्ष की बात करें, उनके अगर 10 साल की उनके प्रत्येक नेता की अगर बात करेंगे तो उनकी की सारी बातें आप ऑब्जर्व करेंगे तो सारी की सारी बातें झूठी साबित हो रही हैं। जब वो खुले मंच पर और पब्लिक के सामने झूठ बोल सकते हैं, हद दर्जे का झूठ बोल सकते हैं, तो आप सोचो कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो अंदर क्या करते होंगे। कुछ माइलस्टोन वर्क आगरा के लिए हो तो बताएं। देखिए, माइलस्टोन वर्क आगरा के लिए बहुत सी समस्याएं जो थी। किसी टाइम में बैराज की समस्या थी, जो पत्थर लगा देते थे। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले कि हाँ साहब बैराज बनना शुरू हुआ, वो आज तक नहीं बना। लेकिन गंगा जल की सुविधा बीजेपी ने करवा दी। पहले आपने देखा होगा कि आगरा में जब घुसते थे तो लोग बाग लोटा लेके बैठे रहते थे लाइनों के किनारे। सबसे बड़ा डब तो वो हुआ है कि लोगों के घर में शौचालय बन गए। आप देखेंगे कि लैट्रिन वगैरह सब साफ हो गई। तो ये सहने सुधार तो हो रहा है। हम तो ये देखते हैं कि जिनके पिताजी के पास कुछ नहीं था वो करोड़ों कहाँ से हो जाते हैं। हमने नौकरी की, अच्छी नौकरी की। हमको 2 कमरे का मकान बनवाना पूरी ज़िंदगी मुश्किल पड़ जाता है। बच्चों को 2 बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इनके पास करोड़ों कहाँ से जमा हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नेताओं को 2 बार 3 बार रह गया, उनको पेंशन मिल रही 3-3। यहाँ वो पेंशन में मुश्किल है। इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? उन्होंने कहा कि पब्लिक की ये देखेंगे, वो करेंगे, हम ये करेंगे। इनका कहीं कुछ नहीं होता। हर पार्टी में ईमानदार भी हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, लेकिन बेईमानों की कमी नहीं है। और जब तक इन पर रोक नहीं लगेगी तो छोटे आदमियों को आप रोक नहीं सकते। लोअर लेवल पे कभी भ्रष्टाचार न खत्म हुआ न होगा। देखिए, हमारे साथी ने जो कहा है वो ज़्यादातर तो बहुत ही कुछ सही कहा है उन्होंने, लेकिन अब वो जहाँ तक देश की तरक्की का सवाल है तो देश ने तरक्की तो की है और तरक्की के हिसाब से जो है वो इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम हुआ है। यहाँ तक कि ग्रेडिंग में हमारे मोदी जी के अलावा किसी दूसरे का पूरी दुनिया में नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम लेकर के चलते हैं तो हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना को अगर हम लेकर चलते हैं तब तो हम ये कहेंगे कि अच्छा है, अच्छा हो रहा है और अच्छा ही आगे होना चाहिए। मेरे 3 बच्चे हैं। आजकल बच्चे पालना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ इन सब से कि आप थोड़ा सा आगरा की जनता की तरफ भी ध्यान दें और ये खंडपीठ वगैरह और जैसे हमारे बैराज वगैरह हैं, थोड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, इन चीज़ों पे अगर योगी जी और मोदी जी अगर विकास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष वाले कितना भी वो कर लें लेकिन चेहरा जो है वो केवल मोदी जी का ही रहेगा, इनके अलावा और कोई होएगा ही नहीं। क्या महसूस करती हैं महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को लेकर के? फिर वही सवाल, महिला सशक्तिकरण देखिए, मोदी जी ने 33% महिलाओं को दिया है और राजनीति में पहले चुनिंदा महिलाएं ही आती थी। आज हर घर में एक पोस्ट लेके महिलाएं बैठी है बीजेपी की, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो या कोई भी पोस्ट हो। आज जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो महिलाएं आधे की भागीदारी लेकर के आती है और पुरुष से ज़्यादा दमखम दिखा करके राजनीति में आ रही हैं। तो कहीं न कहीं एक स्वच्छता आ गई है इस लाइन में। पहले राजनीति को अच्छी दृष्टि से महिलाओं के लिए नहीं देखी जाती थी, लेकिन आज महिलाएं बहुत कहती हाँ मैं बीजेपी की लीडर हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक मतलब मुकाम दी है। और भी संसदीय क्षेत्रों की तरह आगरा की जनता में भी ये उत्कंठा है कि उनके क्षेत्र का और विकास हो। और ख़ास तौर पर आगरा के लोग जब एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा शहर दर्ज है, तो निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाएं भी अधिक हैं। पानी, बिजली, सड़क, तमाम बुनियादी सुविधाओं की और भी उनको ज़रूरत है, सुरक्षा की भी और भी ज़रूरत है, और इसके साथ रोजगार तो जुड़ा हुआ मुद्दा ही है। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, आगरा।